अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम जिस अहम मसले के बारे में बात करेंगे उसे हम तिब्बी ज़ुबान में कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल डिजीज़, और इसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं आंतों की हरकत की बेतरतीबी। इसमें होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले ये मर्ज़ अहम क्यों है, क्योंकि ये 15 से 20% लोगों में ये मर्ज़ पाया जाता है और मेनली ये यंग लोगों को अफेक्ट कर रहा होता है। पहले ये 40 ईयर से अबव के पेशेंट्स में कॉमन था, अब ये बहुत ज़्यादा यंग एज में हो गया है। इसमें होता क्या है, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा पेट ऐसा लगता है जैसे पेट फूल गया है, पेट में गैस भर गई है, या वो कह रहे होते हैं ऐसे कि हमारे पेट में ऐसा लगता है जैसे मरोड़ वगैरह उठते हैं। और जब हम खाना करने के लिए वाशरूम या टॉयलेट में जाते हैं तो खाना करने के बाद ये मरोड़ वगैरह बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोग आके कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला आ रहा है, यानी पखाना बहुत ज़्यादा सख्त आ रहा है। और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ना डायरिया वगैरह बहुत रहता है, यानी पखाना पतला बहुत आता है। और कुछ लोगों में मिक्स्ड सिम्टम्स होती हैं, यानी कि कभी बहुत पतले स्टूल आना शुरू हो जाते हैं, कभी पखाना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। ये ऐसी कई अलामतों के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। इसकी वजूहात क्या है? इसकी जो वजूहात तलाश करने के लिए अभी तक रिसर्चेस चल रही हैं। मेनली जो इसकी वजूहात समझी जाती है कि जो हमारी आंतों में एक करंट पास होता है, जिसकी वजह से हमारी आंतें एक तरतीब के साथ हरकत कर रही होती हैं, ताकि हमारे जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, ताकि हमारी जो खुराक नीचे जाए और जो 20-25 फुट लंबी आंत है उसमें से पास होकर फिर हम स्टूल पास करें। इसमें ये होता है कि उस करंट की जो है कभी वो करंट ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, उसकी वजह से ये मसला आ रहा होता है। यानी कि कभी इन आंतों की जो मोटिलिटी है जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पतले स्टूल आना शुरू हो जाते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ वगैरह रहना शुरू हो जाती है। और इन्हीं आंतों की जो हरकत की वजह से या करंट ज़्यादा होने की वजह से बाद का पेन वगैरह, जो दर्द वगैरह महसूस होती है। और दूसरे कई लोगों में देखा गया है कि ये मसला बाज़ औक़ात पोस्ट इन्फेक्शन आ रहा होता है, यानी उन्हें कभी इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों का इन्फेक्शन, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है। 3 से 6 माह बाद उसके ये मसला आना शुरू हो जाता है। इन लोगों में भी बहुत ज़्यादा ये मसला कॉमन है। और कई जो यंग पेशेंट्स में देखा गया है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसकी वजह से भी ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर लोगों में ये मसला बच्चों में आना शुरू हो जाता है, पेपर्स के दौरान या एग्ज़ाम्स के दौरान ये मसला आना शुरू हो जाता है। कभी उनको मोशन वगैरह लग जाते हैं या कब्ज़ वगैरह का मसला आना शुरू हो जाता है। इसमें जो हम इसको जब डायग्नोस करने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं कि कोई दूसरे, इसमें मेनली जो डायग्नोस करने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं उसमें सीबीसी, एंडोस्कोपी ऐसे टेस्ट करवाते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। ये मेनली जो हम टेस्ट करवा रहे होते हैं ये दूसरी डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए करवा रहे होते हैं, यानी जिसमें सीलिएक डिजीज़ वगैरह है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, या माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, इन सब को रूल आउट करवाते हैं। इसका ऐसे टेस्ट में कुछ भी नहीं आना होता और ना ही कुछ आ रहा होता है। फिर हम इनको ये है कि इन पेशेंट्स को जो मेन मसला है समझाना पड़ता है। ये जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो उनको मेडिकेशंस वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे उनका जब मसला हल नहीं होता फिर वो ऐसा करते हैं उस डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास, फिर तीसरे डॉक्टर के पास, फिर चौथे डॉक्टर के पास। इन पेशेंट्स को मेनली हम बताते हैं कि इसे हर डॉक्टर को 4 से 5 मौके देने चाहिए, क्योंकि कोई मेडिकेशन किसी में इफेक्टिव होती है फिर और किसी में वो बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। कोई कॉम्बिनेशन किसी में अफेक्ट करता है और कोई कॉम्बिनेशन किसी में अफेक्ट कर रहा होता है। फिर हम जब इनको मेनली मेडिकेशन वगैरह का बताते हैं कि ये मेडिकेशन लें तो इससे बहुत हद तक मसला हल हो जाता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका भी मुकम्मल इलाज होगा, ये ना ही कोई ऐसी बीमारी है जिसका जो मतलब कह सके बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित होगी या बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा करेगी। ये कुछ लोगों में वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, कुछ लोगों में ये लाइफ लॉन्ग भी बीमारी चलती है। इसको हम मेनली डायग्नोस करने के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया यूज़ होते हैं, जिसमें रोम क्राइटेरिया है या ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें स्टूल की फ्रिक्वेंसी या स्टूल के बारे में हम देखते हैं 3 माह के लिए देखते हैं कि ये मसला डेफिकेशन के साथ इम्प्रूव होता है या नहीं इम्प्रूव होता है। ऐसे क्राइटेरिया यूज़ होते हैं। मेनली जो हम इसकी ट्रीटमेंट क्या कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने ना अपनी लाइफस्टाइल अच्छा बेहतर बनाना है, यानी कि एक साफ़ सुथरी खुराक वगैरह इस्तेमाल करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, या हाई लैक्टोज वाली डाइट ना लें, दूध वगैरह का इस्तेमाल ज़रा कम कर लें, क्योंकि इससे ज़रा गैस वगैरह ज़्यादा बनती है पेशेंट्स में और एब्डोमेन वगैरह या पेट वगैरह टाइट वगैरह हो जाता है। फिर हम उनको जो मेनली जिनमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला आ रहा होता है, फिर हम उनको बताते हैं कि हाई फाइबर्स डाइट लें, साइलियम हस्क दें,
ये ऐसी चीज़ें, ये इसबगोल वगैरह भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डायरिया वगैरह का मसला आ रहा होता है। फिर हम उसमें लोप्रामाइड वगैरह यूज़ करते हैं, इमोडियम के नाम से आता है, या डाइफ्लॉक्सिलेट वगैरह यूज़ करते हैं। कुछ लोगों में मसला आ रहा होता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी मरोड़ वगैरह बहुत उतरे होते हैं, फिर हम इसमें एंटीस्पाज्मोटिक दे रहे होते हैं, मेबिविराइन वगैरह दे रहे होते हैं। कुछ लोगों में होता है कि ये पोस्ट इन्फेक्शन आ रहा होता है, यानी इन्फेक्शंस के बाद आ रहा होता है, फिर हम उनमें अक्सर रिफैक्सिमीन वगैरह ऐसी देते हैं। इसका ये है कि सबसे पहले डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो उस मर्ज़ की जल्द से जल्द तशख़ीस करे, तो उसके एतबार से आपको मेडिकेशन दे। और अपने डॉक्टर को एक बार मेडिकेशन लेने के बाद छोड़ नहीं देना चाहिए। डॉक्टर्स को मेनली ये है कि 3 से 4 चांस देने चाहिए ताकि वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करे और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू।